हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश देवांगन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया एक बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री कैलकुलस, प्रारंभिक कलन। ये जो सब्जेक्ट है वो एनईपी के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस है, जो कि दुर्ग यूनिवर्सिटी और रविशंकर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप हमारा सिलेबस मैच कर सकते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर ये सिलेबस आपका मैच करता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने वाले सीक्वेंस से। ये आपका असाइनमेंट का पार्ट हो जाएगा। हम सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी यूनिट 1 है, जिसमें हम देखेंगे नोशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। मतलब सीक्वेंस सीरीज के बारे में देखेंगे, फिर लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है। यूनिट 2 में हमारा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम लोग देखेंगे रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉसेस मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम। इन सब का यूज करके हम जो फंक्शन है उसका एक्सपेंशन करेंगे। फिर यूनिट 3 में है कर्वेचर, एसिम्पटोट्स, कर्व ट्रेसिंग। यूनिट 4 में है इंटीग्रेशन, जो कि 12th से एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नोशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, सीक्वेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड जो बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस है। इन सब चीजों के बारे में आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। ये पूरा का पूरा लेक्चर हिंदी में होने वाला है, तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसको प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, और इसमें मैंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको लिया है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 1 महीने के अंदर में एग्जाम है। तो आप अगर शॉर्ट टाइम में अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों देखिए, अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सीक्वेंस आखिर होता क्या है, अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम क्या होता है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, अनुक्रम जो होता है, अनुक्रम की परिभाषा की अगर बात करें तो वो एक प्रकार का फंक्शन है। अनुक्रम एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। इट मींस, ये मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर में एलिमेंट कैसे होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल को मिला के जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो सारे एलिमेंट होते हैं। तो इसमें से हम इससे मैपिंग कर रहे हैं, और इसका जो रेंज सेट मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज सेट जो मिलेगा उसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो देखिए, सीक्वेंस के लिए हमको एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फंक्शन मैंने बताया कि f जो है n टू r एक प्रकार का फंक्शन होता है, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे एफ एन इक्वल टू डिफाइंड है 1/n, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1। F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। F3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो Fn इक्वल टू 1/n। ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है। हम सीक्वेंस को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है Sn से। तो अगर सीक्वेंस है Sn का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू इनफाइनाइट। ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। हम कोई और सीक्वेंस भी ले सकते हैं। एफ एन इक्वल टू, अगर एन स्क्वायर डिफाइन है, एफ एन इक्वल टू अगर एन स्क्वायर डिफाइन है तो सीक्वेंस कैसे बनेगा इसका, एस एन इज इक्वल टू 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये भी आपका एक प्रकार का सीक्वेंस होगा। ठीक है। तो ये सीक्वेंस और सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। और भी कई प्रकार के सीक्वेंस ले सकते हैं, जैसे एफ एन इज इक्वल टू -1 ये। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो -1 + 1 -1 + 1 इस प्रकार से होगा। तो ये तो हो गया सीक्वेंस का डेफिनेशन। अब देखिए, इसमें जैसे ये पूरा का पूरा एलिमेंट डिफरेंट है, तो इसका रेंज सेट क्या होगा, पूरा का पूरा एलिमेंट हो जाएगा। मतलब 1 1/2 1/3 1/4 हर एक एलिमेंट होगा। इसमें देख सकते हैं इसमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें पूरे पूरे एलिमेंट लगभग बहुत सारे एलिमेंट कॉमन है। तो आप देख सकते हैं, अगर इसका रेंज निकाला जाए, रेंज ऑफ एफ एन अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा इसका रेंज, केवल दो ही एलिमेंट मिलेगा, एक -1 और एक 1। ठीक है। तो ये इसका रेंज कहलाता है। डोमेन तो वैसे भी नेचुरल नंबर है, और को डोमेन जो है वो रियल नंबर है। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज सेट होगा इसका इस
सीक्वेंस के लिए -1 और +1। इसके बाद देखते हैं परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है। परिबद्ध अनुक्रम, तो परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक सीक्वेंस Sn है, कोई सीक्वेंस Sn है जो कि n = 1 to ∞ है। तब परिबद्ध अनुक्रम होता है वो कोई ऐसा हमें k मिले, कोई ऐसा k एग्जिस्ट करे रियल नंबर पे जो इस प्रकार हो कि k इज लेस देन और इक्वल टू Sn इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल K मिले। मतलब किसी न किसी दो नंबर से वो सीक्वेंस बाउंड होगा, तो हम उसको बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम के दो प्रकार हैं, एक उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम और एक निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम। एक उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम और एक निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम। उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम कहता है कि इसके पास जो सीक्वेंस Sn है, Sn जो सीक्वेंस होगा वो पॉजिटिव साइड राइट साइड से बाउंड होगा। मतलब इस सीक्वेंस के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं होगा जो इस k से बड़ा होगा। मतलब इस k से हर एक एलिमेंट या तो बराबर होंगे या इस k से छोटा होगा Sn का हर एक एलिमेंट। तो हम इसको बोलते हैं उच्चतः परिबद्ध अनुक्रम। और निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम के लिए हमें एक एलिमेंट के ऐसा मिल जाता है जिससे सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट बड़ा हो, मतलब इस k से कोई भी एलिमेंट छोटा ना हो, तब हम इसको बोलते हैं निम्नतः परिबद्ध अनुक्रम। और जब दोनों एक साथ फॉलो होता है उसको बोलते हैं परिबद्ध अनुक्रम बाउंडेड सीक्वेंस। ये तो हो गया परिबद्ध के डेफिनेशन। इसके लिए एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास हो जाएगा Sn इज इक्वल टू -1 to the power n, ये हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ले सकते हैं 1/n। तो 1/n का जो एलिमेंट है वो कैसे मिलता है, कुछ ऐसे मिलता है 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू इंफिनिटी। अगर इसको रियल लाइन पे ड्रॉ किया जाए तो कैसे बनेगा, ये रियल लाइन है मान लेते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। तो देखो 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/3 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा, 1/5, 1/6, 1/7। इस प्रकार हम 0 की ओर जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से 0 की ओर टेंड कर रहे हैं। तो 0 की ओर जा रहे हैं, तो देख सकते हैं इस सीक्वेंस में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका वैल्यू 1 से बड़ा हो, यहां से बाउंड हो गया। ठीक है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 1 से बड़ा हो। और इस सीक्वेंस में ही ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका वैल्यू 0 से छोटा हो। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, किस किस नंबर से, 0 से Sn लेस देन और इक्वल टू, यहाँ 0 तो इंक्लूड होगा ही नहीं इसमें, और ये +1। तो हम इसको बोल सकते हैं जैसे ये कैपिटल K हो जाएगा, ये स्मॉल k हो जाएगा, और ये हमारा सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट 0 से छोटा नहीं है और कोई भी एलिमेंट 1 से बड़ा नहीं है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ये जो 1 है और 1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वहां से लेकर के इन्फिनिटी तक हर एक एलिमेंट क्या होगा, अपर बाउंड होगा। यहां से लेकर 0, 0 के बाद -1, -2, -3 जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, 0 और उसके बाद के सारे एलिमेंट क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। और इसमें 1 और 1 के बाद के सारे एलिमेंट अपर बाउंड होंगे। तो देखो
यहाँ पे 1 भी अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है, 4 भी अपर बाउंड है, लेकिन इसमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? तो 1 सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड। और यहाँ पे देख सकते हो 0, -1, -2, -3, -4, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसको कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड ही कहलाता है सुप्रीमम, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को बोलते हैं इनफीमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, उच्चतम परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, निम्नतम परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इनफीमम, इन सब चीजों के बारे में देखा। तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर इसको रिवाइज करना होगा तभी आप रिपीट करके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। ये तो हो गया परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा। वर्धमान अनुक्रम या ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो वर्धमान अनुक्रम या ह्रासमान अनुक्रम, अनुक्रम मोनोटोनिक या एक दिष्ट होता है। एक दिष्ट अनुक्रम, तो किसी अनुक्रम को एक दिष्ट अनुक्रम कब बोलेंगे? यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एक ही दिशा में जाने वाला है, मतलब या तो वो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होते रहेगा, या डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होते रहेगा। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है वर्धमान अनुक्रम और दूसरा है ह्रासमान अनुक्रम। ह्रासमान अनुक्रम, तो वर्धमान अनुक्रम क्या होता है और ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास में कोई सीक्वेंस एस एन है, जिसका एन जो है वो 1 टू इंफिनिटी तक है, तो इस सीक्वेंस के लिए वर्धमान अनुक्रम क्या होगा? एस एन लेस देन और इक्वल टू एस एन प्लस वन, मतलब किसी भी नंबर या एलिमेंट के बाद का एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं वर्धमान अनुक्रम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, अगर इसका सीक्वेंस बनाया जाए तो एस एन इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से छोटा नहीं है, हर बार वो बढ़ते क्रम में है, या इक्वल इक्वल तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन हर बार वो बढ़ते क्रम में है, इसलिए इस सीक्वेंस को बोलते हैं वर्धमान अनुक्रम। तो ह्रासमान अनुक्रम क्या हो जाएगा? अब देखते हैं ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है। तो ह्रासमान अनुक्रम के सीक्वेंस के लिए एस एन प्लस वन लेस देन और इक्वल टू एस एन, मतलब किसी भी सीक्वेंस का जो कोई भी पद होगा वो अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा होगा, ठीक है, या अगला पद पिछले पद से छोटा होगा, तो हम इसको बोलते हैं वो ह्रासमान अनुक्रम, मतलब डिक्रीज होते चले जा रहा है। ये आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नाम से ही पता चल रहा है, और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे 1 अपॉन एन हमने लिया था, तो 1 अपॉन एन एक ह्रासमान अनुक्रम होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले 1, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये हो गया वर्धमान अनुक्रम और ह्रासमान अनुक्रम के बारे में। एक और डेफिनेशन है जो कि है अनुक्रम की सीमा, इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो अनुक्रम की सीमा क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। तो अनुक्रम की सीमा, तो अनुक्रम की सीमा में सबसे पहले मान लेते हैं कि एस एन हमारे पास में कोई एक सीक्वेंस है, तब हर एक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 होगा के लिए एक ऐसा धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर m जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही हो गया, नेचुरल नंबर में एक ऐसा धन पूर्णांक जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इस प्रकार हो कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिले फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, तब
संख्या L को अनुक्रम Sn की सीमा कहते हैं। अनुक्रम Sn की सीमा कहते हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप में हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू एल। ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा की परिभाषा के लिए आप याद रखना है कि कोई सीक्वेंस लेते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट एप्सिलॉन का हर एक एलिमेंट जो कि 0 से बड़ा है, जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, वो इस प्रकार होगा कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिले फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तब संख्या l को अनुक्रम एस एन की सीमा कहते हैं। इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने अभी अभी लिया था एग्जांपल, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया था 1/n। 1/n अगर इसका लिमिट डायरेक्ट निकाला जाए n टेंस टू इंफिनिटी 1/n तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि इस डेफिनेशन में उसको कैसे फिट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस एन माइनस जीरो लेस देन क्या हो जाएगा, या फिर 1/n माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, 1/n लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि 1/n एप्सिलॉन से छोटा ही होगा या फिर 1/n माइनस जीरो एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो डिपेंड करता है हम पे। हम एप्सिलॉन को अगर कुछ ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी छोटा से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो उससे छोटा वैल्यू यहाँ पे मिल जाए, तब ये कंडीशन फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/n, n को मान लेते हैं कि n इक्वल टू यहाँ पे, या फिर हम मान लेते हैं n इक्वल टू अच्छा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/100 है। ठीक है, तो n ऐसा n लेना है जो कि m से बड़ा हो। तो m को हमें सपोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद के सारे नंबर क्या होने चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू 101 है। m इक्वल टू क्या है, 101। तो 1/100 101 माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू 1/100। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू छोटा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1/101 लेस देन हो जाएगा 1/100 का। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि एप्सिलॉन की वैल्यू उससे भी छोटी है, तो हम और छोटा ले लेते हैं। एप्सिलॉन का वैल्यू हम ले लेते हैं 1/, इतना 1 लाख ले लेते हैं, या आई थिंक 10 लाख है, 10 लाख है ये। तो हम 1/10 लाख ले लेते हैं। तो उससे छोटा वैल्यू, तो उससे और छोटा ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू 1/10 लाख एंड 1। ठीक है, माइनस जीरो। तो ये अभी भी छोटा है और इसके बाद के सारे नंबर छोटे होंगे। जैसे 101 आ गया, यहाँ पे 102 लिख देंगे, 103 लिख देंगे, सारे के सारे नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे। ये जो 101 लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू है, m का वैल्यू है वो। 101 जो है m का वैल्यू, और 101 के बाद के सारे नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा होता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, तो ये है अनुक्रम की सीमा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 1/n टेंड करता है 0 पे, l सीमा है 1/n का। अब इसके बाद में जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अनुक्रमों का अभिसरण। तो अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, अपसारी अनुक्रम क्या होता है, और दोलनी अनुक्रम क्या होता है, इन सब चीजों को देखेंगे। तो अगर लिमिट से डिफाइन करें अनुक्रमों के अभिसरण को, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं।
अनुक्रम का अभिसरण। तो अनुक्रम का अभिसरण क्या होता है? इसके तीन पार्ट है। एक है अभिसारी, दूसरा है अपसारी और तीसरा है दोलनीय अनुक्रम। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है दोलनीय अनुक्रम। अभिसारी कब बोलेंगे? किसी भी सीक्वेंस एस एन को अभिसारी कब बोलेंगे? तो अभिसारी के लिए कंडीशन होता है कि अगर एस एन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सीमा का अस्तित्व है, यदि सीमा का एस एन की सीमा का अस्तित्व है तो वह निश्चित एवं परिमित होता है, ठीक है। वो तो वह निश्चित एवं परिमित होगा, ठीक है। अगर निश्चित और परिमित राशि हमें प्राप्त होती है तो हम लोग बोलते हैं कि जो सीक्वेंस एस एन है वो क्या है? एक अभिसारी अनुक्रम है। अपसारी के लिए, अब इसके लिए एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल कोई लिख लेते हैं, जैसे कि आ जाएगा हमारे पास में परिमित। ये वाला एग्जांपल लिए थे 1/n। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो एलिमेंट है, इसके जो सीक्वेंस है वो किसकी ओर जा रहा है? जीरो की ओर जा रहा है। जीरो क्या है? एक निश्चित मान है और जीरो परिमित मान भी है, अपरिमित इंफिनिटी पे कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो 1/n का जो लिमिट हो जाएगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। लिमिट 1/n इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 1/n इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अभिसारी का। अपसारी, अपसारी में हम अगर कोई सीक्वेंस लेते हैं, अभिसारी के लिए अगर हम कोई सीक्वेंस लेते हैं एस एन, तो इसकी अगर सीमा का अस्तित्व है तो वह निश्चित तो होगा, या तो प्लस इंफिनिटी पे जाएगा या तो माइनस इंफिनिटी पे, किसी एक ही जगह पे जाएगा। निश्चित होगा लेकिन अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। तीसरा है दोलनीय अनुक्रम। इसका जो सीक्वेंस है वो अनिश्चित होता है, मतलब प्रॉपर एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं प्राप्त होता है हमें, अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल -1n का सीक्वेंस बना लिया जाए तो -1 +1 -1 +1, ये अल्टरनेट एक ही पॉइंट, दो पॉइंट पे बार बार रिपीट होते रहता है। प्रॉपर कोई भी इसको फिक्स जगह नहीं मिल पाता है, मतलब प्रॉपर कोई निश्चित मान नहीं मिल पाता है। तो ये है अभी अनुक्रमों के अभिसरण के बारे में। तो अब इसका पहले अनुक्रम की परिभाषा देख लेते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपसारी के लिए हम लोग एग्जांपल लिए थे अभी एन स्क्वायर वाला। एन स्क्वायर अगर ये सीक्वेंस है तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? अपसारी हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित प्लस इंफिनिटी तो मिल रहा है लेकिन अपरिमित है वो। दोलनीय अनुक्रम में एग्जांपल हमने ले लिया -1n, जो कि -1 +1 -1 +1 कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो प्रॉपर एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसको दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। चलिए अब आते हैं अनुक्रम की परिभाषा में। तो अनुक्रम की परिभाषा, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा में सबसे पहले मान लेते हैं कि एस एन वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तब एस एन एल पर अभिसरित होता है। कहते हैं यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई ना कोई एक एम इस प्रकार विद्यमान हो कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिले, ठीक है, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिले, अर्थात एस का जो लिमिट होगा वो क्या होगा? एल होगा। और अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि श्रेणी क्या होगी? अपसारी होगी, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल भी इसमें बताया गया 1/n का जो लिमिट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद में एक थ्योरम देख लेते हैं कि अभिसारी अनुक्रम
जो है हमारे पास जो अभिसारी अनुक्रम का जो डेफिनेशन है इसका यूज करेंगे, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, याद रखिएगा। तो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, तथापि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। जितने भी अभिसारी अनुक्रम होंगे वो हमेशा परिबद्ध होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले मान लेते हैं एस एन हमारे पास में एक सीक्वेंस है, और अभिसारी का हमें कंडीशन पता है। अभिसारी क्या होता है, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इक्वल टू हम मान लेते हैं कि वो 1 है, तो एस एन माइनस एल लेस देन 1 हो जाएगा। जब मॉड को हटाते हैं तो जो जिसके लेस देन में ये सब लिखा होता है, तो यहां से हमें मिल जाएगा -1 लेस देन एस एन माइनस एल लेस देन +1। फिर पूरे के पूरे इक्वेशन में हम एल को ऐड कर लेंगे, तो एल माइनस 1 आ जाएगा लेस देन एल प्लस एस एन माइनस एल लेस देन एल प्लस 1। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एल माइनस 1 लेस देन एस एन लेस देन एल प्लस 1 आ गया। अब हो सकता है कि एस एन में सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि एल माइनस 1 से भी छोटा हो, या कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो कि एल माइनस 1 से एल प्लस 1 से बड़ा हो। इसलिए हम एस एन माइनस 1 एस एम नॉट माइनस 1 से पहले जितने भी नंबर हैं उसका मिनिमम निकालेंगे, और एस एम एस एम नॉट माइनस 1 से पहले जितने भी नंबर है उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसमें इंक्लूड करेंगे एल माइनस 1 एल प्लस 1 को भी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो m है, यहाँ पे हमें m मिल गया जो कि लेस देन और इक्वल टू एस एन के, और एस एन लेस देन और इक्वल टू है कैपिटल M के। ये किसका कंडीशन है, बाउंडेडनेस का कंडीशन है। अतः जो अनुक्रम होगा, जो दिया गया अनुक्रम होगा वो क्या होगा, परिबद्ध अनुक्रम होगा। इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, हो सकता है कभी कभी सत्य हो जाए, लेकिन हर बार सही होना जरूरी नहीं है। अर्थात एक अनुक्रम के परिबद्ध होने पर ऐसा संभव है कि वह अभिसारी ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि परिबद्ध होगा। इसका विलोम मतलब परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी होगा कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो देखिए -1n लिए हम लोग। इसमें देख सकते हैं कि इसमें फाइनाइट वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन कोई भी हमारे पास में फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है, निश्चित मान नहीं मिल रहा है। परिमित मिल रहा है लेकिन निश्चित मान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये जो अनुक्रम है वो परिबद्ध तो है, लेकिन अभिसारी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सीमा की अद्वितीयता। तो इसके लिए आप सिर्फ इतना याद रख लो कि यदि किसी अनुक्रम की सीमा का अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होती है। कभी भी किसी भी सीमा का अस्तित्व एक से अधिक नहीं होती है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं ये कितनी बार ही रिपीट हुआ है, 10 में आए हैं, 8 में आए, 4 में आए, इसमें बहुत सारे ईयर के तो लगे भी नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि किसी वास्तविक संख्याओं का जो अनुक्रम है अगर वो अभिसारी है तो उसकी सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। किसी भी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। तो मान लेते हैं कि अनुक्रम की सीमा 2 है। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि वो 2 अलग अलग नहीं है, वो केवल एक ही है। तो इसके लिए परिकल्पना से हम मान लेते हैं कि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ना कोई ऐसा m1 m2 n में इस प्रकार बिलोंग करेगा कि Sn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m1, और Sn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m2। अब ये कहां से आया, ये आया है सीमा के डेफिनेशन से। ठीक है, कन्वर्जेंट के कंडीशन से। कन्वर्जेंट कब होता है, जब Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो देखिए यहाँ पे m1 m2 लिया गया था, उसको हटाने के लिए जो m1 m2 है उसका मैक्सिमम वैल्यू लिया गया है m। तो दोनों वहां से हट गए और सिर्फ हमारे पास में n ग्रेटर देन और इक्वल टू m आ गया। तब हम उसको लिख सकते हैं Sn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और Sn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे हमने माना है कि ये दोनों इक्वल वैल्यू नहीं है, मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग लिमिट है। अगर सेम मानना होता तो एक ही जगह लिखते, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ये दोनों अलग अलग लिमिट है। अब हमें सिद्ध करना है कि वह एक ही लिमिट है, तो हम इसको उल्टे तरीके से सॉल्व करके कोशिश करेंगे। जैसे कि
चूंकि L1 नॉट इक्वल टू L2, अतएव मान लो L1 माइनस L2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल है। मतलब कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। उस छोटे वैल्यू को सपोज कर लें कि वो डेल्टा है। अब पुनः चूंकि एप्सिलॉन स्वेच्छाकृत है, ठीक है, हम अपने हिसाब से एप्सिलॉन को ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो लेस देन है डेल्टा से, ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो लेस देन है डेल्टा से। इसलिए डेल्टा इक्वल टू क्या है, हमने क्या देखा था, डेल्टा इक्वल टू मॉड ऑफ L1 माइनस L2 है, जो कि किसके इक्वल है, L1 माइनस Sn को ऐड किया हमने, Sn को सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों के मॉड को सेपरेट कर दिया। इसमें सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी लगती है, इसलिए इसको लिख सकते हैं Sn माइनस L, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू Sn माइनस L1 प्लस Sn माइनस L2, जो कि लेस देन है। अब Sn माइनस L1 किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन है, और Sn माइनस L2 लेस देन है एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन है, तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन। परंतु अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन पहले हमने क्या देखा था, डेल्टा, यहाँ पे क्या आया हमारे पास में, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन आया, लेकिन हम क्या मान के चले थे, एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा, जो कि हमारी अभिमान्यता 4 का विरोध करती है, 4 के विपरीत है। फलतः L1 L2 अनुक्रम की भिन्न भिन्न सीमाएं नहीं हो सकती, अतः अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।